हेलो क्लास 7 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने दो टाउन्स पहले पढ़े, सूरत और हम्पी, और अब हम थर्ड टाउन जो कि इम्पोर्टेंट टाउन है मसूलीपट्टनम, इसको डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था, इसका राइज कैसे हुआ, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या क्या रीजन थे राइज और डिक्लाइन के, उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। तो क्या इसका टॉपिक है, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम। यहाँ से पढ़ेंगे, द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, लिटरली फिश पोर्ट टाउन, lay on the delta of Krishna River in the 17th century. It was a center of intense activity. अब पहले तो एक ही चीज समझते हैं, मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम कहते थे, मछली यानी कि फिश, तो ये क्या है, फिश पोर्ट टाउन यानी कि फिश पोर्ट टाउन, यहाँ पे फिशेज मिलती थी। अगर आप ऑब्वियसली अगर एक सी के पास है तो यहाँ पे फिशिंग होगी। और ये एक पोर्ट टाउन था। पोर्ट टाउन क्या होता है, वो पोर्ट्स जहाँ पे सी पोर्ट यानी सी पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे शिप्स आएंगी, एंकर होंगी, रुकेंगी, ट्रेड करेंगी, तो वो पोर्ट टाउन हुआ यहाँ जहाँ पे सी पोर्ट्स बने हुए हैं। और ये कहाँ है, कृष्णा रिवर के डेल्टा पे। अब हमने पढ़ा कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ, मसूलीपट्टनम जो है उसके अंदर इंटेंस एक्टिविटी का वो सेंटर बना, यानी कि काफी इंटेंस एक्टिविटी, यानी बहुत कुछ होने लग गया मसूलीपट्टनम के अंदर। कहाँ, किस, कब, 17th सेंचुरी के अंदर। Both the Dutch and English East India companies attempted to control Masulipattnam, as it became the most important part of the Andhra coast. The fort of Masulipattnam was built by the Dutch. Important fort किसने बनाया, डच ने बनाया। बस ये एक लाइन का वन वर्ड आंसर कि मसूलीपट्टनम का फोर्ट डच ने बनाया है। लेकिन क्यों, हमने क्या, इंटेंस एक्टिविटी क्या थी मसूलीपट्टनम में, इंटेंस एक्टिविटी ये थी कि दोनों डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश, इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब ये चाहते थे कि मसूलीपट्टनम को हम कंट्रोल करें, कौन, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी वजह से क्या है, मसूलीपट्टनम में 17th सेंचुरी में इंटेंस एक्टिविटी शुरू हो गई। ठीक है, एक पहले हम ये बॉक्स पढ़ेंगे, अ पुअर फिशर टाउन। This is a description of Masulipattnam by William Methold, a factor of the English East India Company 1620. फैक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, एक ऑफिशियल मर्चेंट, यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था उसको फैक्टर कहते हैं। This is the chief port of Golconda, where the right worshipful East India Company have their agent. It is a small town but populous, unwalled, ill-built, and worse situated. Within all the springs are brackish. It was first a poor fisher town. Afterwards, the convenience of the road, a place where ships can be anchored, made it a residence for merchants, and so continues since our and the Dutch nation frequented this coast. Basically इसका मतलब क्या है, मसूलीपट्टनम के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है, एक फैक्टर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्या बता रहा है कि ये जो था, ये जो पोर्ट था पहले गोलकंडा के पास था। अगर आपको नहीं पता गोलकंडा क्या है, तो हमने पढ़ा था डेक्कनी सल्तनत के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर, हमने डेक्कन में पढ़े थे कि फाइव ऐसे हमारे पास छोटे छोटे सल्तनत थी मुगल के टाइम पे, जो मुगल साउथ में जो थी, जो मुगल कॉन्कर नहीं कर पाए थे एंड तक, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे उन्होंने वो कॉन्कर की। 5 डेक्कनी सल्तनत जो थी, गोलकंडा उनमें से एक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मसूलीपट्टनम कहाँ है, गोलकंडा के अंदर था, गोलकंडा का कंट्रोल था उसके ऊपर। तो उसके बाद क्या है, वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। एजेंट का इसका क्या मतलब है कि उसको वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां पे उसको अपना एक तरह से पोर्ट बनाना है या उसको कंट्रोल अपना वहां करना है। और बता रहे हैं वो कि ये जो टाउन है, छोटा सा टाउन है, बना भी अच्छे से नहीं हुआ। ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश। ब्रैकिश क्या होता है, ब्रैकिश यानी हमने ये पढ़ा है कि सी के अंदर जो वाटर होता है सॉल्टी वाटर होता है, और हमने पढ़ा है कि लेक्स और रिवर्स के अंदर जो वाटर है वो सपोजिटली फ्रेश वाटर है, सॉल्टी वाटर नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी लेक मिले जहाँ पे सॉल्टी वाटर हो तो उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी कोई रिवर है या बहुत अच्छा कोई लेक है, लेक्स भी जो है वो भी ब्रैकिश वाटर है, यानी नमक वाला पानी है उसके अंदर, गंदा सा बना हुआ है। पुअर फिशरमैन है यहाँ पे, और कुछ नहीं है ज्यादा।
ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अब इसके नीचे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड द इंग्लिश एंड द डच डिसाइड टू एस्टैब्लिश सेटलमेंट इन मसूलीपट्टनम। उसने ये सोचा, ये क्वेश्चन बता रहा है कि अगर ये मसूलीपट्टनम इतना पुअर मैन का टाउन है, पुअर फिशरमैन रहते हैं, इतना इल बिल्ट है, पॉपुलस है, वॉल्स नहीं बनी हुई, गंदा सा बना हुआ है, ब्रैकिश वाटर है, स्प्रिंग पानी नहीं अच्छा, तो इंग्लिश और डच को ऐसा क्या दिखा मसूलीपट्टनम में कि ये लड़ने लग गए थे या इनको सेटलमेंट चाहिए थी मसूलीपट्टनम में। तो इसका आंसर ये है कि मसूलीपट्टनम में इनको सेटलमेंट क्यों चाहिए थी, क्योंकि मसूलीपट्टनम की लोकेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, लोकेशन की वजह से ये क्या था, मसूलीपट्टनम क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो ट्रेड था, क्योंकि हमको पता है कि ये जो कंपनीज डच और इंग्लिश भी, पहले जो ब्रिटिशर्स भी आए थे ट्रेड करने के लिए आए थे, तो मसूलीपट्टनम का जो लोकेशन थी बहुत अच्छी थी, ट्रेड बड़े आराम से हो जाता था, आराम से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये रोक पाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो भी, जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहा होगा और जो इंडिया के लोग जो है एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, जो भी है ये कंट्रोल कर पाएंगे मसूलीपट्टनम से। अब हम इसको समझेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट था। हम दोबारा मैप के पास जाएंगे, जो हमारी बुक के अंदर मैप बना हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 75। मसूलीपट्टनम आप देखो तो यहाँ बना हुआ है मसूलीपट्टनम। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मसूलीपट्टनम जो था इम्पोर्टेंट था, क्यों, क्यों डच और ब्रिटिश लड़ रहे थे मसूलीपट्टनम को लेके, इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि मसूलीपट्टनम एक की लोकेशन जो है बहुत अच्छी थी। कैसे, अगर आप देखो तो हमने पहले पढ़ा कि सूरत के अंदर जो थे लोग आते थे, सूरत के अंदर डच और यात्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पोर्ट है और यहाँ पे शिप्स आती थी, शिप्स आके रुक जाती थी और यहाँ पे ये सारा ट्रेड करते थे। लेकिन धीरे धीरे सूरत का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और हमने पढ़ा कि सूरत का डिक्लाइन होने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बॉम्बे चली गई, वो बॉम्बे में उसने अपने हेडक्वार्टर बना लिया और अब यहाँ पे उसने अपना फैक्ट्री सी बनाई हुई है। लेकिन ये सब कुछ क्या है, इस कोस्ट पे हो रहा है, यानी कि अगर आप पढ़ो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे हो रहा है। इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर ट्रेड थोड़ी करना है, यहाँ पे थोड़ी शिप्स आएंगी, यहाँ पे भी तो शिप आएंगी, यहाँ पे भी तो सी है। तो यहाँ पे उसने बोला कि हम कौन सी जगह लें, मसूलीपट्टनम ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि अच्छी जगह है भाई। ये देखो गोलकंडा लिखा हुआ ना, गोलकंडा ये पूरा रीजन है, तो ये पूरे गोलकंडा के अंदर आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे गोलकंडा में मसूलीपट्टनम था, यानी गोलकंडा का जो भी रूलर था उस टाइम पे उसके कंट्रोल में था मसूलीपट्टनम, लेकिन डच और ब्रिटिश चाहते थे हमारे कंट्रोल में आ जाए। क्यों, क्योंकि अच्छी लोकेशन में था मसूलीपट्टनम। ये जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे भी इन्हें कोई अपना सेंटर चाहिए था, बॉम्बे में तो इन्होंने अपना पहले से ही सेंटर बनाया हुआ था, लेकिन इनको इस तरफ भी कोई सेंटर चाहिए था, सिर्फ इस तरफ नहीं चाहिए था, इस तरफ भी कोई सेंटर चाहिए था और इन्होंने कहा मसूलीपट्टनम जो है हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, इस रीजन से ये कह रहे थे कि डच और इंग्लिश लड़ रहे थे कि हमें मसूलीपट्टनम दे दो, वहां के भले ये पुअर कंट्री है, भले इल बिल्ट है, लेकिन इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, पैसे बड़े आएंगे, या फिर जब हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम आराम से कंट्रोल कर पाएंगे, तो हमारा फेवर है भाई, हम फेवर में रहेंगे। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकंडा, तो कुतुब शाही रूलर थे जो उस टाइम के गोलकंडा के, उनके कंट्रोल में था मसूलीपट्टनम। इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स to prevent the trade passing completely into the hands of various East India Company। इसके अंदर जो लाइन में हमें 3-4 चीजें समझने वाली हैं कि पहले हमने देखा कि ऑब्वियसली जो है गोलकंडा में था मसूलीपट्टनम, और गोलकंडा के जो रूलर्स थे उस टाइम पे कुतुब शाही रूलर्स, उनके अंडर में मसूलीपट्टनम आता था। वो जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हमारा मसूलीपट्टनम का जो ट्रेड है ये डच या इंग्लिश के हाथ में जाए, वो नहीं चाहते थे कि डच या इंग्लिश पूरी तरह से अपना कंट्रोल हमारे इधर जमा लें मसूलीपट्टनम के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, रॉयल मोनोपोली इम्पोज कर दी। ठीक है, मोनोपोली इम्पोज कर दी, यानी कि एक तरह से मोनोपोली का क्या मतलब होता है, मोनोपोली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो बेच रहा है ना उसको कोई कंपटीशन ना मिले। ठीक है, तो उसने क्या किया, सेल ऑफ टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस और बाकी मोनोपोली कर दी, मोनोपोली जो है इम्पोज कर दी टू प्रिवेंट ट्रेड पासिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो भी सेल करेगा उसको कोई वो ना मिले, एक तरह से कंपटीशन ना मिले। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि सेलर आराम से बेची जाए, उसको कोई कंपटीशन ना मिले। तो इसकी वजह से उसने मोनोपोली पास कर दी। किसने कर दी, गोलकंडा रूलर्स ने, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनीज के हाथ में ना चल जाए। अब जब हम बोलते हैं, बात करते हैं वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज, यानी कि एक कंपनी नहीं थी, ये बहुत सारी कंपनीज थी। कौन सी कंपनी थी,
एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी जो हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट बाद में आप 8th क्लास में पढ़ोगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सब के बारे में आप पढ़ोगे 8th क्लास के चैप्टर्स में, सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी बेसिकली, तो ये पुराने जो आप पढ़ोगे, ये जो यूरोप से लोग आते थे, यानी कि ये जो डच हो गए या फिर फ्रेंच हो गए, पोर्टुगीज हो गए, ये ब्रिटिशर्स हो गए, ये इंडिया ट्रेड करने क्यों आते थे? क्योंकि इंडिया में पैसे उस टाइम में बहुत थे, बहुत अमीर, इंडिया जो थी बहुत रिच कंट्री थी, बहुत पैसे थे इंडिया के अंदर, तो ये ट्रेड करने आते थे। और ये क्या करते थे, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते थे। नाम में इन्होंने ईस्ट इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम लिखा हुआ है। वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सिर्फ ब्रिटिश की बात नहीं हो रही, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इन सब चीजों, इन सब की जो कंपनीज उन्होंने बनाई थी उनकी बात हो रही है। तो जो भी गोलकंडा रूलर्स थे नहीं चाहते थे कि इनके हाथों में किसी भी, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, किसी के भी हाथ में मसूलीपट्टनम जाए। Fierce competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Kumati Chettis, and European traders made the city populous and prosperous. इसका क्या मतलब, सिर्फ डच और इंग्लिश नहीं लड़ रहे थे, इंटरनल लोग भी लड़ रहे थे, यानी गोलकंडा के नोबल्स, यानी कि नोबल्स जो गोलकंडा के लोग हैं वो भी लड़ रहे थे, नोबल्स जो हैं वहाँ के, वो भी कह रहे थे कि ना कोई ले। पर्शियन मर्चेंट्स थे, वो उनको भी ट्रेड चाहिए। तेलुगु जो मर्चेंट्स थे, कुमाती चेती, इनको भी उनका रूल चाहिए, मसूलीपट्टनम का कंट्रोल चाहिए। यूरोपियन ट्रेडर को तो चाहिए ही चाहिए। तो इतने सारे लोग आए, लड़ने लग गए, कंपटीशन करने लग गए, तो उन्होंने एक तरह से क्या किया, मसूलीपट्टनम का फायदा कर दिया। मसूलीपट्टनम एक प्रॉस्परस सिटी बननी शुरू हो गई, टाउन बनना शुरू हो गया, पैसे आने लग गए मसूलीपट्टनम के अंदर। क्यों, इतने लोग आएंगे, इतना कंपटीशन बढ़ गया मसूलीपट्टनम के ऊपर, तो ये प्रॉस्परस कंट्री बन गई, कंट्री नहीं सॉरी, प्रॉस्परस टाउन बन गया। As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ समझने वाला है इस लाइन के अंदर। As the Mughals began to extend their power to Golconda, यानी कि मुगल ने क्या किया, आप अगर ये पढ़ो, अगर आप ये सिर्फ ये याद रखो इन सब लोगों के नाम, कि ये लोग थे जो लड़ रहे थे। मुगल ने क्या किया, मुगल, क्योंकि उस टाइम पे मुगल रूलर थे, इन्होंने बोला कि हम ना गोलकंडा को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि, इन्होंने बोला गोलकंडा के लोगों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो, इन सब लोगों से लड़ो, और इनको कभी भी अपना मसूलीपट्टनम का ना कंट्रोल मत देना। तो मुगल ने गोलकंडा को अपनी पावर दी, एक्सटेंडेड देयर पावर टू गोलकंडा, और उन्होंने क्या किया, एक गवर्नर भेजा, कौन, मीर जुमला, इंपॉर्टेंट है इसका नाम। मुगल ने गोलकंडा को अपनी पावर दी, बोला कि, मुगल्स ने बोला कि गोलकंडा हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करते हैं, तुम बिल्कुल मसूलीपट्टनम किसी को मत दो, और उन्होंने गवर्नर भेजा मीर जुमला। मीर जुमला ने क्या किया, डच और इंग्लिश को आपस में लड़ा दिया। डच और इंग्लिश कंपनी को जो है, इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स को, अगेंस्ट ईच अदर प्लेड ऑफ, यानी कि इनको आपस में लड़ा दिया। आपस में लड़ा दिया, क्यों लड़ा दिया, कि आपस में लड़ते रहेंगे और बाकी मुगल जो है अपना फायदा लेके चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1686 और 1687 के अंदर मुगल एम्परर औरंगजेब ने क्या किया, गोलकंडा को एनेक्स कर लिया, यानी कि गोलकंडा को अपने अंडर ले लिया। यानी उसने ये जो मीर जुमला भेजा था, और ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि कुतुबशाही रूलर जो थे गोलकंडा, मुगल औरंगजेब ने उनको बाहर निकाल दिया और खुद कब्जा कर लिया मसूलीपट्टनम के ऊपर। This caused the European companies to look for alternatives. अब क्या हुआ, पूरा का पूरा मसूलीपट्टनम का जो कंट्रोल था मुगल के पास चले गया। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा कंट्रोल मुगल ले चुकी है, ठीक है। तो अब यूरोपियन कंपनीज, इनको टेंशन हुई, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिया। मैंने सोचा मसूलीपट्टनम तो हाथ से गया, अब हम कुछ और कंट्री, सॉरी कुछ और टाउन ढूंढते हैं, दूसरे टाउन ढूंढते हैं जो कि मसूलीपट्टनम का ऑल्टरनेटिव बन जाए। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर न्यू पॉलिसी। अब इन्होंने क्या किया, पहले पॉलिसी में लिखा हुआ था कि मसूलीपट्टनम को अपने अंडर करो, अब इन्होंने अपनी नई पॉलिसी बनाई of the English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production centers of the hinterland. मतलब अब वो कह रहा था, उसने बोला मसूलीपट्टनम क्यों चाहिए था, क्योंकि उस पोर्ट के कनेक्शंस थे, कहाँ पे, हिंटरलैंड के साथ, प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन सेंटर हिंटरलैंड में थे, यानी जो बीच के लैंड के अंदर जो
प्रोडक्शन यूनिट्स थे मसूलीपट्टनम पोर्ट का, उसके साथ कनेक्शन था। तो उसने कहा ये अब हमारे लिए काफी नहीं, हमें और चाहिए। तो द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स it was felt should combine political, administrative and commercial roles. Very important line। पहले तो उसने बोला था कि हमें मसूलीपट्टनम चाहिए, क्यों? वो मसूलीपट्टनम जो पोर्ट है, उस पोर्ट से अंदर जो हिंटरलैंड है, वहां पे जो प्रोडक्शन सेंटर है ना, वहां पे बड़े अच्छे कनेक्शन मिल जाते हैं, बड़े अच्छी कनेक्टिविटी है उसकी। लेकिन अब उसने नई पॉलिसी निकाली, क्योंकि मसूलीपट्टनम तो मुगल ने ले लिया, तो उसने नई पॉलिसी निकाली। उसने बोला अब हमें ऐसा कोई टाउन चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल जो है हम ही करें, यानी कि कौन करे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कैलकाटा प्रेजेंट डे कोलकाता एंड मद्रास प्रेजेंट डे चेन्नई, मसूलीपट्टनम lost both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town। अब इसके अंदर क्या मतलब हुआ? तो क्योंकि मसूलीपट्टनम नहीं मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? कोलकाता और कैलकाटा, क्योंकि कोलकाता या प्रेजेंट डे, और मद्रास यानी कि चेन्नई, इसके अंदर अपनी एस्टेब्लिशमेंट करी। ठीक है, कोलकाता और बॉम्बे में तो वो पहले ही आ गया था, सूरत के बाद वो बॉम्बे आ गया, हमने पहले पढ़ा। लेकिन मसूलीपट्टनम छोड़ के वो कहाँ गए? मसूलीपट्टनम में तो चलो वो कभी आए ही नहीं, कैलकाटा और मद्रास चले गए। कैलकाता मद्रास जब वो गए, यहाँ की कैलकाता और मद्रास इनकी जो है डेवलपमेंट शुरू हो गई, और मसूलीपट्टनम की जो है डेवलपमेंट गिर गई। यानी कि हमने पढ़ा मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। हमने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है, बहुत प्रॉस्परस हो गया था, बहुत पैसे आ गए थे, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जब एक बार मर्चेंट्स चले गए, यानी ट्रेडर चले गए, तो वो पैसे लेके भी साथ में चले गए, डेवलपमेंट भी रुक गई, डेवलपमेंट रुक गई। इसकी वजह से जो है मसूलीपट्टनम जो है, वो पहले जो छोटा सा टाउन था, जो बाद में प्रॉस्परस हुआ, वो अब प्रॉस्परस नहीं रहा। एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी तक आते आते मसूलीपट्टनम जो है डिक्लाइन हो गया। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन अ डायलेपिडेटेड लिटिल टाउन। डायलेपिडेटेड यानी कि ऐसा टाउन जो कि रूइन के अंदर है। रूइन यानी जो खराब सा हो रखा है, रूइन या फिर जो निग्लेक्टेड है, निग्लेक्टेड अच्छा वर्ड है। डायलेपिडेटेड यानी निग्लेक्टेड लिटिल टाउन, मतलब आज भी मसूलीपट्टनम की कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रही। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।